Hello students, welcome back in the history and political lecture series, and we are going to start today second chapter of political science, India's foreign policy. In this chapter, what we are going to learn in this chapter, we have to introduce to international system and its nature and Cold War, right? In the first chapter. So it's उसके इफेक्ट्स क्या हुए, what are the effects of that Cold War and last century's Cold War, right? We shall know now get introduced to the other related issues. Thus we shall learn about the meaning of foreign policy, factors that make an impact on it, and the nature of India's foreign policy. फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग क्या है और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का नेचर कैसा है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम्स लेट्स स्टार्ट. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस. All countries are members of international system. We have already studied that none of these centuries countries is completely self-reliant, and hence there is a mutual interdependence in the international system. Only this interdependence मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहना, right? So only this interdependence should not be of benefit to a few countries. Effort needs to be made to ensure that it benefits every nation. हर एक नेशन को ये जो इंटरडिपेंडेंस है, हर एक नेशन को हेल्पफुल होना चाहिए, और सभी ऑल द कंट्रीज इज कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट, खुद के पैरों पर खड़े होना. हाँ, बिकॉज कोई भी किसी से अपना, हर एक नेशन अपना ट्रेड, ट्रैवलिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेंटेन करता है. सो इट इज़ सेल्फ रिलायंट. लेकिन कुछ जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होते हैं, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन द सेंस कि एक दूसरे पर निर्भर होना, थोड़ा बहुत तो निर्भर होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड, है ना, बिजनेस के लिए. क्योंकि कहीं बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के हिसाब से हमारे इंडिया में आती है, हम वो लोग भी बाहर सेंड करते हैं. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है, ये होता है इंटरडिपेंडेंस. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल, जैसे स्टेट लेवल पर होता है, नेशनल लेवल पर होता है, सेम टाइम इंटरनेशनल लेवल पर होता है. एंड दैट्स वाई म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज इम्पोर्टेंट. सो ओनली इंटरडिपेंडेंस शुड नॉट बी बेनिफिट टू फ्यू कंट्री. कुछ ही कंट्री को ये बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी बेनिफिट्स एवरी नेशन. It gives benefits to every nation. So each country has to decide the nations with which it should be a फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशन होना ज़रूरी है. एंड इन विच ब्लॉक इट इज़ शुड बी पार्टिसिपेट ऑन, और व्हाट पोजीशन इट शुड टेक इन अ इंटरनेशनल रिलेशन. सच डिसीजन शुड बी मेड थॉटफुली. ये जो डिसीजन है ये थॉटफुली मेड किया है, थॉटफुली बनाया गया है. बिकॉज हमें भूलना नहीं है, फर्स्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा, जो कोल्ड वॉर्स, उसकी वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए, कितने सारे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर एक चीज़ों से हर एक नेशन जो भी सफ़र हुआ उस वार से, हर एक नेशन को प्रॉब्लम हुआ. एंड दैट्स वाई ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई. Right? Every sovereign and interdependent country decide its own foreign policy. Hence, in the discipline of international politics, which studies the international relation between the nations, foreign policy has important place. So, national interest. National interest क्या है? We have briefly understood what foreign policy means. National interest and foreign policy are closely connected to each other. National interest is fostered through foreign policy. Therefore, before studying foreign policy further, we need understand the meaning of the significance of national interest. हमें इसके पहले जैसे हमने पढ़ा है, नेशनल इंटरेस्ट को समझा है, फॉरेन पॉलिसी को समझा है, सेम टाइम नेशनल इंटरेस्ट को भी समझना ज़रूरी है. फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के इम्पोर्टेंट है. नेशनल इंटरेस्ट इम्प्लाइज द मीन्स थ्रू विच इंटरडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री कैन बी सेफगार्डेड. नेशनल इंटरेस्ट
also includes efforts to achieve our economic development to take step toward the increasing our national power. हमारा नेशनल पावर बढ़ने के हिसाब से जो हम स्टेप्स उठाते हैं, जो हम वर्क करते हैं, ये होता है नेशनल इंटरेस्ट. ओके, व्हेन डिसीजन आर टेकन आफ्टर गिविंग अ केयरफुल टू व्हाट is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest. In this sense, the following factors are included. Following factors are included in the national interest of any country. First one is defense. Defense means protection, right? So defense, that is protection of our country's independence. इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट का प्रोटेक्शन करना, दैट इज़ वन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट. इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली फ्रीडम, सॉवरेंटी मतलब डिसीजन लेने का पावर, इंटीग्रिटी मतलब हमारे जो भी व्यूज़ है उसको हम खुद बनाएं, ऐसा एक पावर, राइट. So second one is economic development is also important in national interest. An economically weak nation will not be able to maintain its independence, right? Hence, economic development is understood to be an important national interest, and next only to defense. Defense, बिल्कुल डिफेंस के बाद में ही इम्पोर्टेंस बढ़ता है नेशनल इंटरेस्ट का. क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक नेशन. इकोनॉमिकली अगर नेशन स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, इकोनॉमिकली नेशन स्ट्रांग होता है तो वो अपने इंडिपेंडेंस का ख्याल रख सकता है, खुद डेवलप्ड नेशन बन सकता है, एंड डिपेंडेंट, किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है. देन नेशनल इंटरेस्ट एंड द फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी इज ड्रॉन अप टू द फोस्टर the national interest of defense and economic development. National interest is considered to be the goal and foreign policy is considered to be the means of achieve it. Goals of nations change with changes in the condition and time. So foreign policy is drawn up to the foster national interest of defense and economic development. National interest is considered टू बी द गोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी. किस तरह से हम लोग फॉरेन पॉलिसी मतलब बाहरी नेशंस के साथ में हम लोग डील करते हैं, दैट इज़ द फॉरेन पॉलिसी, एंड दीज चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉरेन पॉलिसी. देयरफॉर फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डायनेमिक. फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेन पॉलिसी. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन टू हैव विथ विच कंट्री इन द इंटरनेशनल सिस्टम. किस तरह से किस कंट्री के साथ में हमें कैसे रिलेशन बनाने हैं, किस तरह से बनाने, दोस्ती के बनाने या फिर ओनली फॉर द सेक ऑफ ट्रेड और बिजनेस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है, सिर्फ इतने बिजनेस रिलेशन रखने हैं या फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं या नॉर्मल रिलेशन रखने हैं, नॉट फ्रेंडली नॉट बिजनेस, ओनली कीप प्रॉपर रिलेशंस जो होते हैं वो. तो किस तरह से रिलेशन रखने हैं ये फॉरेन पॉलिसी तय करता है किस नेशन के साथ में, राइट. बट सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी वाइल इट इज़ बीइंग डिसाइडेड. लेकिन कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस है या फिर इकोनॉमी है, लीडरशिप है, लीडरशिप चेंज होने के बाद में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से डिसाइड की गई है वो इफ़ेक्ट नहीं देता है, सेम इफेक्ट नहीं देता है. तो हर एक चेंज होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बदल जाता है कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का. तो भी जैसे हमारा अगर देखोगे इंडिया, व्हेन वी सी अबाउट इंडिया, नरेंद्र मोदी आने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि उनकी नेशनल पॉलिसी फ्रेंडली रिलेशन, कई देशों को विजिट देकर उन्होंने उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए हैं. सो में भी ऐसा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, तो वो उतने रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे,
राइट. दिस इज द फैक्टर है ये फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करना है नहीं करना है. फर्स्ट वन इज अ जियोग्राफिकल लोकेशन. यू मस्ट हैव सीन द ग्लोब on map of the world. You can see the geographical location of any nation. From that, some countries are far away from the other countries, while there are several neighboring countries are around some countries. Some nations have a long coastline, while some have plenty of mineral wealth. In some, the size, population, topography, coastline available of the natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country. कंट्री का लोकेशन क्या है. कुछ कंट्रीज़ एकदम पास पास में होते हैं तो भी इतना रिलेशन मेंटेन नहीं हो सकता. कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा दूर होती है, फार अवे, राइट. कुछ कंट्रीज़ का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा होता है. कुछ कंट्रीज़ का नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी उन्हें मिलती हैं, राइट. Then political system. In a democratic political system, the nation's parliament plays a major role in evolving the foreign policy. When different aspects come up for the discussion in parliament, the opposition parties try to regulate the foreign policy by raising questions about the same. Federal political system have to take into the account the inclination of the constituent state while shaping foreign policy because the affairs in the neighboring nation affect the constituent states. For example, even in Sri Lanka may affect Tamil Nadu, and those in the Bangladesh may affect West Bengal and the northeast Indian states. सो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जो पार्लियामेंट, उसका पार्लियामेंट जो है वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो कौन लेता है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट हाउस लेता है. पार्लियामेंट हाउस जो भी डिसीजंस लेते हैं वो अफेक्ट करता है बाकी देशों, बाकी कंट्रीज़ पर. जैसे कि श्रीलंका इज़ डिफरेंट कंट्री, राइट. लेकिन उसके आसपास जो भी कंट्रीज़ है, जो भी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के, जैसे तमिलनाडु जो कोस्ट लाइन एरिया है वो अफेक्ट करता है. जैसे तमिलनाडु है, बहुत ज़्यादा पास है. बांग्लादेश में अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होती है तो उसका अफेक्ट किस पर होता है? एकदम जो कनेक्ट है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल. सो ये भी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करता है. तो ऑन टाइम फॉरेन पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती है. फॉरेन पॉलिसी पर अफेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें. कौन से? जियोग्राफिकल लोकेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम. नाउ द थर्ड वन इज इकोनॉमी. In modern times, economic condition of any country has acquired great importance in deciding foreign policy. As a result, the economic impacts foreign policy in two ways. दो साइड से फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी का. फर्स्ट वन इज फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय द नीड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्रीज. Import export participation in the world trade, all aimed at strengthening the economy of the country. इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, किसी जहाँ जो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं. जो चीज़ें हमारे पास है उसको इंपोर्ट करते हैं, मतलब भेजते हैं. ऐसे ये जो पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पर जो होता है, ये इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है. वाई? बिकॉज ऑफ फॉरेन जो मनी होता है, फॉरेन करेंसी होती है, वो हमारे पास आती है. ऑब्वियसली अगर एग्जांपल लेंगे, अमेरिका की करेंसी इंडिया से ज़्यादा है, राइट. तो अगर अमेरिका की करेंसी ट्रेड होता है तो अमेरिका की करेंसी हमें मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. सेम लाइक दैट. Next one is that in today's world, the issue of economic security are as important as a national security. A country is recognized to be the powerful in the proportion to be economic security is enjoys. Countries having a strong economy are less dependent on the others, and they can have an independent foreign policy as well.
national security is very much important, and that's why the country recognize a powerful proportion to the economic security is enjoyed. इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, एंड दैट्स वाई दे हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आर लेस डिपेंडेंट. जितनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट कम हो गए, किसी और पर डिपेंडेंट कम हो गए, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी. द फोर्थ वन इज़ अ नेशनल लीडरशिप. द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर the president, the prime minister, the foreign minister, the defense minister, the finance minister, and the home minister have role in deciding foreign policy. The persons holding these positions try to maintain the continuity in a foreign policy. जो डिसाइड किए वही फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू करने का ट्राई करते हैं, एंड टू इम्प्रूव अपॉन इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. जिसे नेशनल, ये जो इनके नाम बताए, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये जो लोग हैं ये इम्पोर्टेंट लीडरशिप होते हैं नेशनल लेवल पर, जो कि फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू कंट्रीब्यूटेड द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट टू इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट जो है पंडित नेहरू ने बनाया था. व्हेन वी गॉट फ्रीडम, पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट. सो नॉन अलाइनमेंट मतलब जो दो ग्रुप बने थे, आपको ये जब लेसन आप पढ़ोगे उसके पहले फर्स्ट लेसन भी पढ़ना है तो समझ ध्यान में आएगा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या थी. कि दो ग्रुप बन गए थे वर्ल्ड में, कुछ नेशंस एक ग्रुप में थे, कुछ नेशंस दूसरे ग्रुप में थे, और दोनों नेशंस की लड़ाई चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, एंड दैट्स वाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की दोनों भी ग्रुप ने वी आर स्टेबल. सो ये जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी है वो आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हो गए उन्होंने कंटिन्यू किया, राइट. प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इम्प्रूविंग साइनो इंडियन रिलेशन. साइनो इंडियन रिलेशन जो उन्होंने बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डील की थी, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट दिस ये जो दोनों है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड साइनो इंडियन रिलेशन मूवमेंट, ये जो दोनों भी फॉरेन पॉलिसी है आर प्लेज वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल. So next one is the administrative factors. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल मतलब बाहर के जो भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसीज in different countries, diplomatic officers etc. are the administrative factors involved in creating foreign policy, even though the final decision about the foreign policy are taken by the prime minister. ये लोग तो करते ही है, एक्सटर्नल अफेयर है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये जो अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं नेशनल लेवल पर, ये लोग तो ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसीज़ को मेंटेन किस तरह से करना है, किस तरह से मूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ें देखती है. बट सेम टाइम द फाइनल डिसीजन होता है अबाउट फॉरेन पॉलिसी इज द प्राइम मिनिस्टर. So decision about the foreign policy are taken by the prime minister and the minister of external affairs. And the administrative officer collect information needed to shape the foreign policy, analyze it and give appropriate advice based on it, and the national security advisor also completes this task. नेशनल सिक्योरिटी जो ऑफिसर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीडेड, जो भी इंफॉर्मेशन बाहरी लोगों के, जैसे चाइना है, अमेरिका, पाकिस्तान, ये जो इनकी जो मूवमेंट होती है, क्या किस तरह से मूवमेंट हो रही है, किस तरह से वो लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखने का काम कौन करता है? द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. एनालाइज इट एंड गिव अप्रोप्रिएट एडवाइस बेस्ड ऑन इट.
एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑल्सो कंप्लीट द टास्क। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होता है, सिक्योरिटी मतलब डिफेंस, जो जिस तरह से है, किस तरह से अगर कोई अटैक कर रहा है तो किस तरह से डिफेंस करना है, ये सारी चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी यहाँ पर हेल्पफुल होता है और ये जो टास्क है वो कंप्लीट करता है। देन द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। After taking this preliminary information about the foreign policy, we shall now get to know more about India's foreign policy. India got independence in 1947, and from then onwards, we started shaping our foreign policy independently. The directive principles of state policy have laid down guidelines about how to shape foreign policy. आर्टिकल नंबर 51 अमॉन्ग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं उसे आर्टिकल्स कहा जाता है, उसके नंबर्स दिए गए हैं। सो आर्टिकल नंबर 51 अमॉन्ग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ले डाउन द ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू इट, इंडिया शुड गिव प्रायोरिटी टू सेफगार्ड द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेफगार्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखना और सिक्योरिटी बनाए रखना, किसी को भी किसी पर अटैक करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, किसी पर भी अटैक नहीं करना, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। एंड रिसॉल्व अवर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी डिस्प्यूट्स होता है, उसे शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी शुड बी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर नेशंस and respect international laws, right? Second, India's foreign policy till now has been developed in this framework. यही framework पर हमारे इंडिया की foreign policy बनी हुई है। Here we stop today. The further some more objective of Indian foreign policy we will take in a next lecture. Thank you.